नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैंप विद अपर्णा। देखिए, देखा जा रहा है कि इस समय डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो, दोनों से जो पीड़ित मरीज हैं लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि भारत डायबिटीज के मामले में कैपिटल है। इन्हीं सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे। डायबिटीज क्यों होता है, क्या कारण है और क्या औषधि इसके लिए मददगार साबित होता है इसको नियंत्रित करने के लिए डायबिटीज को, इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर डी हिमांशु मौजूद हैं। सीधे हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आसान शब्दों में डायबिटीज क्या है? डायबिटीज़, जिसको हम लोग हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, जब हमारे अंदर जब शुगर की मात्रा खून में बढ़ने लगती है तब उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। उसके कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं खाली पेट अगर 126 के ऊपर चला गया या खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 के ऊपर हो, तो ये कुछ टारगेट्स होते हैं। बट अगर सरल भाषा में कहा जाए, जब शुगर की मात्रा खून में बहुत ज़्यादा हो और ये शुगर बाकी हमारे शरीर के दूसरे अंग को असर करने में, वो डायबिटीज़ होता है। सर, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर होता है मुख्य तौर पे? जो हमारे शरीर में हम लोग जब भी खाना खाते हैं, जो शुगर हर चीज़ में होती है जी, उसको पचा के उसको फिर एक तरीके से आप समझिए कि शुगर को ले जाके स्टोर्स बनाता है। एक उसके लिए हम लोग एक हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। जी, ये ग्रंथि से बन रही होती है, पैंक्रियास से। टाइप 1 में ये इंसुलिन का मात्रा ही कम हो जाता है क्योंकि जो ग्रंथि है वो बना ही नहीं पाता है। जी, टाइप 2 में थोड़ा सा फर्क होता है। टाइप 2 में क्या होता है, जब हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से शुगर को वो और आए ना, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, शुगर को ले जाके हमारे अंदर फैट में बदलता है। तो ये कोशिश करता है कि और फैट ना बने। तो उस चक्कर में धीरे 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 एक लेवल आता है जिसके बाद वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी पैंक्रियास इंसुलिन बना जरूर रहा है लेकिन ये इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। अच्छा, ये फर्क है। एक में इंसुलिन बनता ही नहीं है, एक में इंसुलिन बन जरूर रहा है लेकिन वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। अच्छा सर, अगर हम तुलना करते हैं टाइप 1 और टाइप 2, तो किससे पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? चलते हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, तो वो सब चेंजेस के कारण जो हमारे शरीर उतना ज़्यादा जितना शुगर पहले इस्तेमाल करता था या फैट जितना इस्तेमाल करता था उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके कारण जो बढ़ रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा सर, अगर ये जानना चाहें कि देखा जा रहा है कि देश भर में लगातार डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे अगर हम रीज़न जानना चाहें, टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो, सर क्या रीज़न है? टाइप 2 का तो मेजर रीज़न आपका लाइफस्टाइल है। हम बचपन से ही, आजकल आप देखेंगे एक ज़माने में मोटापा उतना ज़्यादा दिखता नहीं था, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले से। तो एक कारण कह सकते टाइप 2 का बढ़ने का कारण है मोटापा। दूसरा चीज़, अगर किसी माता पिता में दोनों में अगर पहले से अगर टाइप 2 है तो 70% चांस है उनके बच्चों में भी टाइप 2 का होने का। अब सोचिए किसी के माता पिता में भी था और आपका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो और ज़्यादा चांस हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जाता है। टाइप 1 में जो कुछ आजकल जो इम्यून सिस्टम्स है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के में बदलाव के कारण है, कुछ कहा जाता है कुछ केमिकल्स के कारण है, जो पोल्यूशन के कारण, इनके कारण धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन टाइप 2 जो है वो पूरा हमारे रहन सहन, खान पान, इसके कारण बढ़ रहा है। सो इसी वजह से देश भर में लगातार जो वृद्धि हो रही है डायबिटीज के। जी सर, अगर हम जानना चाहें कि इसके लक्षण ऐसा क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण जिसे मरीज पहचान पाए, उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सर देखा जा रहा है कि देश में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। देखिए, टाइप 1 ज़्यादातर यंग लोगों में होता है। उसमें वो जो मरीज होता है वो पहले से दुबला पतला होता है और उसके वजन बढ़ नहीं रहा होता है, और साथ में उसको बहुत ज़्यादा पेशाब होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, तीनों के होते हैं। स्पेशली पेशाब ज़्यादा होना और प्यास बहुत लगना, ये एक बहुत ज़रूरी लक्षण होता है जो देखा जाता है शुरुआती लक्षणों में आता है। उसके साथ साथ टाइप 1 में एक चीज़ क्या होता है, अगर ये चीज़ें लक्षणों को अगर नहीं पकड़ते हैं, बहुत बार इनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक तरह की इमरजेंसी हो जाती है जिसमें वो बहुत बार इनको अचानक से इमरजेंसी भर्ती होते हैं, बेहोश होकर, ये बहुत ज़्यादा पेट में दर्द के साथ होते हैं। टाइप 2 में जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले वजन बढ़ा, वजन बढ़ने के बाद फिर वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, उसके बाद धीरे शुगर बढ़ता है।
इनमें बहुत बार शुरुआती लक्षण में हो सकता है कि इन्फेक्शन बार बार होना, पैरों में जलन चिलकन होना, झंझनाहट होना, और उसके बाद फिर वो वजन धीरे 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 घटना। ये सब अगर किसी के वजन अचानक से, जो पहले बहुत मोटे थे और अचानक से वजन घट रहा है बिना प्रयास के, तो हम लोग कहते हैं जरूर अपना शुगर चेक कराइए, हो सकता है कि वो टाइप 2 डायबिटिक में चल रहा है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और जो आपने लक्षण बताया सर कि टाइप 1 में होता है कि उन्हें प्यास अधिक लग रही है और यूरिन बार बार जाना होता है, क्या सर ऐसा होता है क्या कि हाँ अभी जैसे समर का सीज़न चल रहा है, गर्मी का दिन है, तो लोग वैसे भी गर्मी के मारे प्यास मतलब अपनी बुझाते हैं, पानी अधिक पीते हैं तो यूरिन अधिक जाते हैं, तो सर गर्मी में इससे पहचान पाना मुश्किल हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर आपने ये बात सही कही कि गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन यूरिन ज़्यादा नहीं होता, यूरिन सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे शरीर क्या करता है, पानी को कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर किसी को अगर यूरिन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली रात में बार बार उठ के जाना पड़ रहा है, ये सब लक्षण होते हैं कि अब हमारे पास कि जरूर इनको जो है कि शुगर या कुछ माथा पर, मतलब कोई ना कोई और भी कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण डायबिटीज है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। सर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें डायबिटीज का खतरा सबसे अधिक होता है? अच्छा, जैसे अभी हमने कहा, जिनके माता पिता के या फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की, कहते हैं अगर माता पिता में से एक को है तो 50% चांस है कि उनको डायबिटीज हो, अगर दोनों हैं तो 70-80% चांस हो जाता है। साथ में अगर जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, तो इन सब लोगों को डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है। सर देखा जाता है कि डायबिटीज जिस तरीके से है, इससे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है, कोई परमानेंट इलाज सर इसका है? मतलब अगर शुरुआती दौर में कोई मरीज आए और उन्होंने अपना वजन कम किया, जैसे हम लोग बहुत बार होते हैं जिनकी शुरुआत में ही आते हैं, जिनका शुगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुआ है डायबिटीज का, तो हम लोग कहते हैं अगर वो 4-5 किलो भी कम करे और अपने वेट कंट्रोल करते हैं और अपने खान पान को और रहन सहन को ठीक करते हैं, तो बहुत बार बिना दवाई के भी वो लोग कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अपने बीमारी को पकड़ते हैं, और आप जो मरीज खुद कितना उस पर प्रयास करता है अपना वजन घटाने के लिए, स्पेशली टाइप 2 में। टाइप 1 में नहीं होता, टाइप 1 में आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रंथि है वो खुद ही खत्म हो चुका होता है, तो उसमें इंसुलिन देना ही पड़ता है। सर अगर जैसे किसी मरीज को डायबिटीज़ है, उन्हें पता नहीं है और उनकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, तो सर इसका खतरनाक जो आगे का पड़ाव है वो क्या हो सकता है, खतरनाक रूप क्या हो सकता है इसका? देखिए, टाइप 2 में ये धीरे धीरे शुगर हर शरीर का हर अंग को असर करता है। टाइप 2 में पहले शुरुआत में धीरे धीरे नज़र में कमी, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने लगता है, फिर उसके बाद नसों पे, जिसके कारण जो हम लोग कहते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें पैरों में झंझनाहट, चिलकन, बाद में सुन्नपन सब आने लगता है। फिर गुर्दे पे असर करना, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जो किडनी का असर करता है, और ये बार असर हो जाता है पूरी तरह से, वो परमानेंट हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर सकते उसको। इनके अलावा जोड़ों पे असर हो सकता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं डायबिटिक आर्थ्रोपैथी। बहुत लोग जोड़ों में दर्द, कंधा बोलेंगे कि वो पूरा जाम हो गया, दर्द करता है। पैरों में उनके आप देखेंगे बहुत बार उनके निशान बनने लगते हैं, घाव बनने लगते हैं, खून के प्रभाव में कम हो जाता है। हाँ, और उसके बाद हार्ट के इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक और इवन हार्ट पे भी असर करते हैं शुगर का, यानी सर गंभीर हो सकता है। गंभीर हो सकता है। टाइप 1 में भी हो सकता है, लेकिन टाइप 1 में बहुत बार मरीजों को, जैसे मैंने कहा, एक बीमारी होती है डायबिटिक कीटोसिडोसिस। ये अगर आपने किसी ने दवाई नहीं लिया टाइप 1 के और आ गए, तो अचानक से ये एक इमरजेंसी चीज होती है। मतलब अगर मरीज को तुरंत अगर वो इमरजेंसी में अस्पताल में नहीं पहुंचा और इलाज नहीं मिला, तो वो एकदम घातक भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपने इलाज नहीं किया तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम अचानक से भी आपको मतलब इवन क्रिटिकल भी कर सकते हैं। सर क्या ऐसा होता है क्या कि अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले वो हाइपरटेंशन का भी शिकार होने लगता है, और साथ ही मतलब डायबिटीज़ वगैरह भी बीमारियां जो है उसे होने लगती है? जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको, जैसे मैंने कहा, मोटापे से इसका बहुत बड़ा लिंक है, तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी उन लोगों को होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा आजकल जैसे हम लोग, आपने बहुत बार सुना होगा फैटी लिवर की आजकल बहुत लोग मरीज आते हैं। हाँ, बहुत केस वो भी इसी में आता है। ये सब एक साथ मतलब ये मिले जुले बीमारियां हैं। दूसरी बात ये भी, अगर किसी को शुगर के कारण डायबिटीज के कारण गुर्दे पर असर हो गया, तो फिर उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं, वो क्योंकि वो उसने किडनी को खराब कर दिया। तो दोनों तरफ से आपको मिल सकता है, जिसमें डायबिटिक मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सर देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें मालूम भी है कि उन्हें डायबिटीज़ है, वो दवाई खाने से हिचकते हैं।
हाँ, ये क्या आपने कहना सही चाहेंगे कहा। सर उनके लिए? मैं यही कहूंगा कि देखिए, डायबिटीज को बहुत बार वो कहते हैं कि हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। जी। करिए, ये अच्छी बात भी है, आप प्रयास भी करना चाहिए, पर शुगर को बहुत दिन तक जैसे बढ़ा के रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अंग को असर प्रभावित कर करता सकता है। और प्रभावित एक बार अगर हो गया वो, तो वो फिर से वो ठीक नहीं हो सकते, कुछ तो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि थोड़ा दवाई के से कंट्रोल करके साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते जाए, ताकि धीरे धीरे आप फिर से दवाइयों हट सकते हैं, अगर आप प्रयास करें तो। मतलब जो एटलीस्ट जो शुरुआती दौर में जो है। दूसरी चीज, दवाई से नहीं डरना है, आपको बीमारी से बचना है, ये बहुत जरूरी है। सर देखा जाता है कि मतलब कि सर डायबिटीज़ के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं और देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। सर आप ओपीडी में बैठते हैं, तो सर क्या देखते हैं, युवाओं में डायबिटीज़ की शिकायत अब बहुत ज़्यादा होने लगी पहले और अब में क्या सर अंतर देखने को मिल रहा है? 15-20 साल पहले जब हम लोग देखते थे, इसमें 2-3 चीज में फर्क आ गया। पहले हम लोग जितने देखते थे 55-60 के ऊपर के ज्यादा मरीज होते थे, उनके नीचे वाले स्पेशली टाइप 2 तो बहुत ही कम होते थे। टाइप 1 हाँ, जो मैंने कहा 8% जो दूसरे वो छोटे बच्चों में होता था वो आते थे। अब पिछले 20 साल में ये फर्क आ गया कि काफी सारे हम लोग के मरीज 35, 36, 40 इस उम्र के भी आने लगे हैं। काफी बढ़ गया है, इसका संख्या काफी बढ़ी है उसमें। दूसरी चीज, एक जो बदलाव आया है, पहले हमारे पास ज्यादातर जो मरीज आते थे वो शहर से थे 15-20 साल पहले। अब ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी सारे मरीज आ रहे हैं। तो ये जो पहले ये कहा जाता था डायबिटीज वॉज की ये बीमारी अमीरों की, ये बीमारी जो शहर की है, सर मैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर जगह से उस तरह से हमारे गांव में भी हर किसी की बदल गई है। अब जैसे हमें बचपन में, हम भी गाँव से हैं, तो हम देखते थे हमारे चाचा उन सबको कि वो रोज सुबह शाम जाते थे। अब वो ही ज्यादातर होता है कि सच बताए तो टीवी पे शाम को अगर जाना हो, उनके खान पान भी बदल गया है, रहन सहन बदला है। तो उस चक्कर में अब ये बीमारी गांव में भी है और शहर में भी है। सर क्या बच्चों को भी डायबिटीज होती है, और बच्चों को कब होती है सर, किस कंडीशन में होती है? जैसे टाइप 1 डायबिटीज में, जैसे मैंने बताया, ये बहुत बार ज्यादातर बच्चों में ही होता है। यूजुअली 30 साल के पहले, और ज्यादातर ये 10 साल 15 साल के बच्चों में ज्यादा मिल जाता है। लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज भी आने लगे बच्चों में, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से बच्चे को लगता है कि वो ज़्यादा खिलाने के कारण जो भी उनके में भी वेट बढ़ने लगता है। जब वेट बढ़ता है तब फिर डायबिटीज़ के उनके भी चांस बढ़ जाती है। सर कितने केसेस वगैरह आपकी ओपीडी में आते हैं जब आप बैठते हैं ओपीडी में? तो आते हैं, हम लोग देखते हैं तो टाइप 1 के हम लोग के पास, जैसे मैंने बताया कि पर ओपीडी अगर हम देख रहे हैं तो 5-8 बच्चे आ जाते हैं उसमें। सर कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि औषधि जो है वो डायबिटीज़ को नियंत्रित करती है। सर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में नियंत्रित करती है? क्योंकि सर कई बार देखा जाता है, कई केसेस ऐसे आते हैं, ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, अचानक से इमरजेंसी में आते हैं कि व्यक्ति जो है वो आयुर्वेदिक दवाएं खा रहा था, सेवन कर रहा था, जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे थे ताकि डायबिटीज़ नियंत्रित रहे, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। सर क्या स्थिति रहती है? नहीं, ये बहुत बार देखा जाता है कि बहुत से मरीज जाते हैं, वो बीच में आयुर्वेदिक की औषधियाँ लेने लगते हैं। देखिए, उसमें भी तो चिकित्सा की पद्धति पे है, मैं उस पर कहूँगा। लेकिन आप जब किसी भी पद्धति को आप अपनाते हैं तो आप अपने को मॉनिटरिंग करना चाहिए। मॉनिटरिंग का मतलब आप एटलीस्ट 2-3 महीने में शुगर कराते रहे। बहुत बार क्या होता है, वो एक बार उस पद्धति पे जाने के बाद वो अपना शुगर खुद नहीं देख रहे होते। अगर कंट्रोल में चल रहा है शुगर तो आप अपनाइए, कोई इशू नहीं है। बट बहुत बार जैसे आपने जैसे उदाहरण दिया, हम लोग बहुत से मरीज 6-8 महीने बाद अचानक से इमरजेंसी में आते हैं, या फिर उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ के उनके गुर्दों पे असर हो के तब आते हैं। उस समय फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको कंट्रोल के साथ साथ उनके जो प्रॉब्लम्स जो बढ़ गई हैं उसको वापस नीचे लाने में भी मुश्किल होता है और पूरा रिलीफ भी नहीं मिल पाता है। सर कई पौधे के पत्ते होते हैं और कई करेले का जूस लोग पीते हैं, क्या सर इससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है? ठीक है, ये उसमें है। आप इसीलिए जब आप ले रहे तो आपको शुगर को भी अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना चाहिए और शुगर को मॉनिटर करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ग्लूकोमीटर चेक करते रहिए, और हर 3 महीने अपना 3 महीने वाला HbA1c एक टेस्ट होता है वो करते रहिए। अगर सब चीज कंट्रोल में तो ठीक है। और साथ में अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो हाँ शुगर नीचे आएगा। पर अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको वापस दवाइयाँ चालू करनी पड़ेंगी, ताकि हो सकता है कि दोनों से मिलाने से ये भी फायदा मिलेगा कि दवाइयाँ की डोज ज्यादा ना जाए और कम डोज में काम हो जाए। कुछ
पौधे उन सब में हम लोग जानते हैं, हम लोग ने बहुत टेस्ट किए कि उसमें भी ये होता है कि वो शुगर कम कर सकती हैं, पर उनकी मात्रा जो आपको सेवन करना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली वो रिकवर करा। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए कि डायबिटीज़ के आंकड़े जो हैं वो देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, सर क्या आंकड़े कहते हैं? आजन देखिए, अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 11-11.5% जनता में जो है डायबिटीज़ है हमारे पूरे जनता में, उसमें से ज़्यादातर 15% तक जो है शहरों में देखा जाता है और 8% के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में है। जी। ये अंदाजन 100 हमारे अराउंड 100 मिलियन पॉपुलेशन के आसपास जो डायबिटिक जो नोन है, और ये कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। हाँ, मतलब जो बाकी लोगों में 40-50% जो डायबिटिक हैं, 40-50% लोगों को पता ही नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, और पूरे संसार में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़े मात्रा में जो जनता हमारे यहाँ डायबिटिक। सर ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ की कौन कौन सी जांचें होती हैं और इनका क्या निर्धारित एक संतुलित मतलब कि मानक के तहत होना चाहिए? देखिए, एक तो हम लोग जो खाली पेट शुगर की जांच करते हैं और दूसरा नाश्ते के 2 घंटे बाद की जांच करते हैं, इसको लोग फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं। और एक होती है 3 महीने, एक होता है एवरेज 3 महीने का एवरेज करके होता है जिसको कहते हैं HbA1c। ये तीनों मेन जांचें हैं। इसके अलावा एक आता है जो आप घर पे ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। वो इस तरीके कि हम एक नसों से ले रहे हैं और दूसरा जो है हम लोग कैपिलरी ब्लड। मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। सर इनका क्या रेंज होना चाहिए एक स्वस्थ मरीज का? स्वस्थ मरीज के लिए जो खाली पेट है वो 126 के नीचे होना चाहिए और प्रेफरेबली 100 के नीचे होना चाहिए, और 70 से 100 के बीच में रहे। अगर 70 के नीचे जाएगा तो फिर उनको चक्कर आने लगेगा क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नाश्ते के बाद हम लोग कहते हैं कि 140 के आसपास ठीक रहता है और प्रेफरेबली 200 के नीचे तो रहना ही चाहिए। आइडियली 140-160 के आसपास रहे तो बेटर रहता है। तो देखा जाता है कि डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उन्हें हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और खासकर एसी में जब वो बैठते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसे डायबिटिक न्यूरोपैथ शायद कहते हैं। सर क्या किस कंडीशन में ये सर होता है? नहीं, जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो धीरे धीरे वो हर जगह असर करता है। तो उसमें नसों पे असर करता है, जो स्पेशली पैरों में और हाथों के तलवों में, इन सब में जो हाथों में और पैरों में शुरू होते हैं। इनमें जैसे आपने कहा उसमें जलन हो सकता है कुछ लोगों को, किसी लोगों को दर्द हो सकता है, किसी को चिलकन, कुछ लोग सुन्नपन के भी कहते हैं। साथ में डायबिटीज एक और चीज भी कहते हैं, खून के नलियों में भी वो जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। उससे क्या होता है कि उनको दर्द, उसके इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ, पहले खून कम पहुंचते तो दर्द होता है, स्पेशली जब चलते हैं तब बहुत दर्द होता है। दूसरा, उससे इन्फेक्शन बहुत बढ़ते हैं, और डायबिटिक मरीज में वैसे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है काफी, तो जिसके कारण इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए भी हमें डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फेक्शन एक बार हुआ तो उनमें ठीक करने में भी ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। सर देखा जाता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो क्या बच्चे को हो सकता है? बच्चे को शुरू में, बच्चे को जैसे मैंने कहा माता पिता को है तो वो तो आगे चल के हो सकता है, लेकिन जो शुरू में जब वो पैदा हो, पहला चीज तो उसमें जो होगा, एक तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, इसको ठीक। दूसरा, अगर तुरंत जब पैदा होता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में रहता है उसको ज़्यादा शुगर मिल रहा होता है, तो जो बाहर आता है अचानक से उसको शुगर डिप्राइवेशन जैसा हो सकता है, जिसमें वो कभी शुगर नीचे भी चला जाता है। तो ये दोनों उसके खतरे होते हैं। और लेकिन आगे चल के 20-25 साल बाद फिर से इनको डायबिटिक होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सर बहुत सारी चीज़ें मतलब कि चिकित्सा जगत में बढ़ी है, तो देखा जाता है कि भ्रूण में ही बच्चे की जो अगर कुछ बीमारी है तो उन्हें दूर किया जाता है। क्या ऐसा कोई डायबिटीज़ का भी ऐसा अभी शुरू हुआ है? नहीं, बहुत सारे हम कह रहे हैं कि रिसर्च तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है। जी सर, डायबिटीज़ के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और डायबिटीज़ के मरीजों में तमाम तरह की दिक्कतें भी होने लगती है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनके दांत पूरे काले पड़ जाते हैं, तो सर ये किस कंडीशन में होता है उन्हें, और उन्हें करना क्या चाहिए बचाव के लिए? नहीं, एक्चुअली देखिए, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज बहुत जगह पे असर करता है, तो दांतों पे भी असर करता है, उसमें मसूड़ों पे असर करता है, जिसके कारण मसूड़े ढीले होने लगते हैं। बहुत से डायबिटिक मरीज कहने लगते हैं कि हमारे मसूड़ों में दर्द हो रहा है, ढीले हो रहा है, और उसके बाद फिर वो सड़ने लगते हैं। तो और शुगर अगर ढंग से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर ये सारे दांत पहले जैसे अपने का काले भी पड़ सकते हैं, उसके बाद दूसरा वो गिरने लगते हैं। तो शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वरना ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी। और सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए चिकित्सा
चिकित्सा क्षेत्र में भी जो चिकित्सक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी लगातार मतलब कि काम कर रही है और जागरूकता के लिए। तो सर आपके स्तर से, केजीएमयू के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से और यूपी सरकार के स्तर से क्या कुछ काम हो रहा है? काफ़ी काम हो रहा है। देखिए डायबिटीज़ के अब काफ़ी डॉक्टर्स भी बढ़े हैं और हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं। काफ़ी जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मेडिकल अवेयरनेस का वो शुक्रवार के शाम डॉक्टर के नाम करके उसमें बहुत बार डायबिटीज़ पे काफ़ी कवरेजेस हुए हैं, चर्चा बहुत हुई है। और जो हम इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs कहते हैं, इस पे सरकार का बहुत स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इस पे एम्फोसिस रहा है। इन्होंने हर जगह NCD से क्लिनिक्स बनाए हैं। आपने देखा होगा वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं और इस समय योग और एक्सरसाइज और अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा मीन्स प्रिवेंटिव जो आपको जैसे मैंने कहा अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं और उसको ठीक करते हैं तो बहुत सारी ये वाली बीमारियां कम हो सकती हैं। इस पर बहुत पिछले 5-8 साल में तो काफ़ी काम हो रहा है। सर क्या डायबिटीज़ की वजह से मल्टी ऑर्गन फेल वाली कंडीशन हो सकती है? हाँ, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि आंख पे असर होना, मल्टी ऑर्गन का मतलब अलग अलग ऑर्गन, तो एक आंख पे होना, किडनी पे होना, फिर हार्ट पे होना, तो इस तरह से धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज पूरे शरीर के हर हिस्से को कर सकता है, हर ऑर्गन को कर सकता है। तो हम तो ऑर्गन्स तो सारे खराब होने के चांस। सर अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है, उनका किसी और चीज़ का ऑपरेशन होना है, जैसे अगर उनकी किडनी में कोई समस्या है या लीवर में है, तो सर क्या डायबिटीज़ का क्या रेंज होना चाहिए? क्योंकि सर देखा जाता है कि अगर आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है तो ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करते हैं, उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप अभी डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए। देखिए 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है इमरजेंसी ऑपरेशन, यानी किसी को अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए सर्जरी करना है, तो उसके लिए हम लोग डायबिटीज का कोई भी लेवल है ना ऑपरेशन किया जाता है। उस पे इंसुलिन पे हम लोग जो ड्रिप्स रख के तुरंत करते हैं, क्योंकि उसमें मरीज के पास अवसर नहीं है रुकने के लिए। बट अगर हमें लगता है कि ऐसी चीज़ है जिसको हमें कुछ दिनों में, जैसे किसी ने कहा कि हमें अपना नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो इसको कहते हैं इलेक्टिव। उसमें हम लोग कहते हैं कि HbA1c नॉर्मल रहे, यानी 6.5 के नीचे रहे या एटलीस्ट 7 के आसपास रहे, तो फिर ऑपरेशन में फिर आप जो मरीज को रिस्क कम होता है, इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है और उसका ऑपरेशन के बाद जल्दी वो घाव भी सूखता है। तो इलेक्टिव सर्जरीज के लिए हम लोग कहते हैं HbA1c 7 के आसपास रहे, 8 से नीचे रहे। 8 के ऊपर रहेंगे तो नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, और प्रेफरेबली 7, 6.5 के आसपास है तो अच्छा ऑपरेशन। सर अगर हम तुलना कर लेते हैं महिला और पुरुष में, तो महिलाओं को ज़्यादा ये अपनी चपेट में लेता है या फिर पुरुषों को? देखिए मेरे हिसाब से दोनों को चपेट में लेता है, लेकिन होता क्या कि हमारे यहाँ एक अभी भी है, बहुत बार महिलाएं अपनी जांच नहीं करती या घर में महिलाओं की जांच नहीं होती है, अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं है। और ये भी होता है जबकि पुरुष जल्दी जाके जांच भी करा लेते हैं और वो अपना ज़्यादा जागरूक भी हैं और उनको ज़्यादा अपना लैब टेस्टिंग के लिए, उपचार, इन सब के लिए हॉस्पिटल जल्दी आराम से चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुष ज़्यादा दिखते हैं, पर ये दोनों को ही ले सकता है अपने। सर इसके इलाज की अगर हम बात कर लेते हैं आखिरी में, तो सर इसके इलाज के बारे में बताइएगा और कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में सर बताइएगा हमारे दर्शकों को जो वो रीजनेबल प्राइस पे उन्हें मिल जाए, सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, जो अच्छी हो, जो उनकी डायबिटीज को नियंत्रित कर सके। देखिए डायबिटीज के नियंत्रण के लिए बहुत मेडिसिन हैं अलग अलग तरह के। वैसे सबसे बेसिक, सबसे सरल मेडिसिन मेटफॉर्मिन होता है, जिसका दाम बहुत कम होता है, 50 पैसे 1 रुपये भी नहीं होता उसका, और वो काफ़ी अच्छा काम करता है, वो वजन को भी घटाता है। परंतु मैं यही कहूँगा कि श्रोताओं को कि जितने भी हमारे वो हैं जो व्यूअर्स हैं, कि ये सारे चीज़ एक डॉक्टर के पास जाके चेक करा के चालू करना चाहिए। हर चीज़ के मेडिसिन के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो वो उसी हिसाब से जाएं। बहुत सारे मेडिसिन हैं, और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा इस पे कि कभी कभी कुछ डॉक्टर जिनका बहुत ज़्यादा शुगर होता है कहते हैं इंसुलिन लें, तो लोगों को लगता है इंसुलिन लेने से क्या होगा, हम आजीवन इंसुलिन। हाँ, पर ऐसा नहीं है। इंसुलिन से ये भी होता है कि शुरू में शुगर नीचे हो जाएगा, फिर से गोलियां असर करने लगती हैं। कभी कभी उनके लिए वो अगर इंसुलिन मतलब उनके लाइफ सेविंग हो सकता है, तो कृपया वो डॉक्टर के पास जाएं, समझें और उसे डरे ना। जी सर। ठीक।
सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इस पूरे एपिसोड में हमने चर्चा की है कि शुरुआती लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है या आपको बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, हालांकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना जो जांच है वो जरूर कराएं। और जो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो उसका सेवन नियमित करें ताकि आपका डायबिटीज कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर डायबिटीज बढ़ जाएगा तो मल्टी ऑर्गन फेल वाली कंडीशन भी आ सकती है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। फिलहाल देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।